देश में आज एससी एसटी आरक्षण को जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर उसके विरोध में भारत बंद चल रहा है, मगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नज़र रायबरेली में हुई घटना पर है। लगातार वो इसको लेकर एक्टिव हैं। घटना है अर्जुन पासी की हत्या का मामला, जिसको लेकर राहुल गांधी खुद भी कल पहुंचे रायबरेली, परिजनों से मुलाकात की और उनको आश्वस्त किया कि वो उनके साथ हैं। अखिलेश यादव का प्रतिनिधिमंडल भी उससे पहले उनसे मिलने पहुंचा और यहाँ पर पूरा गुणागणित है पासी वोटरों को लेकर, जिनका एक छिटकाव देखा भी गया बीजेपी की तरफ से गठबंधन की तरफ पिछले लोकसभा चुनाव में। तो क्या आने वाले वक्त में भी इस पासी वोट बैंक को अपनी तरफ और आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव? इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे बीजेपी की उस बैठक में जहां विधायकों को और सांसदों को बीजेपी ने एक नया टारगेट दे दिया है। तो क्या वो टारगेट है, क्या कुछ करना होगा बीजेपी के विधायकों और सांसदों को, इस पर चर्चा करेंगे। और दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ होंगे मेरे वरिष्ठ साथी कुबूल जी। कुबूल जी, सबसे पहले तो भाई ये जो रायबरेली की घटना है, अर्जुन पासी की हत्या, और उसके बाद से लगातार सियासत जो उस पर हो रही है, विपक्षी दल वहाँ पर पहुँच रहे हैं रायबरेली में अच्छी खासी तादाद में, या उसके इर्द गिर्द क्षेत्र में अच्छी खासी तादाद में पासी वोटर हैं भी। तो इसके मद्देनज़र आप देखिए, राहुल गांधी वैसे भी रायबरेली या उसके इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। अखिलेश यादव भी सक्रिय नजर आते हैं, मगर राहुल गांधी ज़्यादा सक्रिय नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल भेजा, राहुल गांधी खुद पहुँच गए। तो क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि जो भारत बंद चल रहा है उसको लेकर एससी वोटर जो नाराज हैं उसको तो एक तरीके से समर्थन दिया गया है इन पार्टियों की तरफ से, मगर खुल के उस तरीके से समर्थन नहीं दिख, मगर जो पासी वोटरों वाला मसला है उसमें देखिए आप खुलकर साथ हैं, खुलकर आप साथ नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या गणित देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पे आपने जो बात कही है कि एक घटना होती है, एक खास तौर से जो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आती है, मगर वो रायबरेली जिले की है। तो रायबरेली जिले के राहुल गांधी वहाँ से सांसद हैं, उस वहाँ से किशोरीलाल शर्मा सांसद हैं। और उस वहाँ पे एक घटना होती है जिसमें दो समुदाय के बीच, खास तौर से दो लोगों के बीच होती है घटना, लेकिन वो खूनी हत्या तक बदल जाती है। उसमें एक दलित युवक के रहते हैं जिसका नाम अर्जुन पासी है, दूसरी तरफ नवीन सिंह उसी गांव के हैं, उनके बीच में कहासुनी होती है और वो हत्या हो जाती है। और वो इतना ज़्यादा सियासी रंग ले चुकी है कि अब वो लड़ाई कहीं ना कहीं ठाकुर बनाम पासी का रंग ले चुकी है जी। जिस तरह से उस पर सियासत हो रही है, निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो उसके पीछे उसके सियासी मकसद हैं, निहितार्थ हैं। आप लगातार देखिए कि जो घटना होती है, घटना के दो दिन बाद ही उसमें से जो 7 लोगों का नामजद एफआईआर होती है, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन एक उसमें आरोपी हैं विशाल सिंह, जो कि वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके प्रतिनिधि भी माने जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार उस मतलब जो अर्जुन पासी के परिजन हैं या जो उस समुदाय से जुड़े लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। लेकिन वो अभी तक, दूसरी तरफ जो है यहाँ तब और ज़्यादा सियासत होती है जब सपा का प्रतिनिधिमंडल जाता है, फिर उसके बाद जो है चंद्रशेखर भी उसमें फ़ोन से बात करते हैं और 50 लाख की मांग कर देते हैं। उसके बाद कर्णी सेना की एंट्री होती है। कर्णी सेना एकदम साफ वहाँ वो करते हैं कि अगर इस घटना में किसी भी बेगुनाह को पकड़ा गया, या मतलब खास तौर से वो विशाल सिंह की बात करते हैं कि अगर हुआ तो ठीक नहीं होगा, हम भी सड़क पे उतरेंगे। इस बात को लेकर जैसे जैसे माहौल बनता है उस पूरे इलाके में, फिर कांग्रेस जो है वहाँ पर जो है अपने प्रतिनिधिमंडल भेजती है किशोरीलाल शर्मा के नेतृत्व में, जो वहाँ के स्थानीय सांसद भी हैं। वो जाते हैं, मिलते हैं और मिलने के बाद बात करते हैं। बात करने के बाद राहुल गांधी को अपनी रिपोर्ट देते हैं। राहुल गांधी रिपोर्ट देते हैं और राहुल गांधी कल जो है राजीव गांधी की जयंती थी, तमाम कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों को छोड़ के राहुल गांधी वहाँ जाते हैं और जाके परिजनों से मिलते हैं। उस समय जिस समय वो जाते हैं, आप देखिए कि वो सीधे जो है फुर्सतगंज रायबरेली में इंदिरा गांधी वो है, तो वहाँ पे उतरते हैं। वहाँ से वो करीब 20 किलोमीटर का सफ़र है, 25 किलोमीटर का, सीधा जाते हैं। जाने के बाद वो परिजनों से मिलते हैं। उस समय बारिश होती रहती है, कोई परवाह नहीं करते, वो जाते हैं, मिलते हैं और करीब 17 से 18 मिनट की उनकी मुलाकात उन परिवार के साथ होती है। उस परिवार के साथ मिलते हैं, मिलने के बाद और वो वहाँ पे ग्रामीणों से बात करते हैं। बात करने के बाद मीडिया के सामने आते हैं और साफ कहते हैं कि हाँ, मैं एक दलित के न्याय के लिए आया हूँ। यानी साफ वहाँ पे वो संकेत दे देते हैं कि वो अर्जुन पासी के परिवार के साथ खड़े हैं। उसी समय वो डीएम से और एसपी से रायबरेली के फ़ोन करते हैं, कहते हैं मैं अर्जुन पासी के मामले में आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। वहाँ पे जो है वो फिर एयरपोर्ट, खासतौर से जहाँ पे उनकी फ़्लाइट होती है वहाँ पे फुर्सतगंज में वो आते हैं दोनों डीएम एसपी, उनसे कहते हैं और ये भी कहते हैं
कि आप इसमें सख्त कार्रवाई कीजिए, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। इसका मतलब सीधा है कि देखिए, भले ही एक अर्जुन पासी की हत्या हो, लेकिन सब कांग्रेस ने जिस तरह का सियासी प्रयोग कर रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह के लोकसभा चुनाव में एक नया प्रयोग दिखा है कि वो जिस तरह की सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना बात करें, उसके केंद्र में खासतौर से पासी, अर्जुन पासी की जो हत्या है उसी के संदर्भ में देखा जा रहा है, जो राहुल गांधी की एक नई राजनीति है। और राहुल गांधी जिस तरह जाते हैं, कांग्रेस जाती है, उसको खोलते हैं, तो निश्चित तौर पे एक तो ये मैसेज राहुल गांधी दे रहे हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र उनके जुड़ा हुआ मामला है, दूसरी तरफ वो दलितों को संदेश दे रहे हैं, खासतौर से पासी समुदाय की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में पासी वोटर बहुत ही निर्णायक रोल अदा किया है। खासतौर से अगर देखा जाए तो बीजेपी की हार के कारण में भी एक बड़ा कारण तो पासी वोटरों का रहा है। और ये अवध का जो पूरा बेल्ट है, वो सेंट्रल यूपी एक तरह से माना जाए तो वहाँ पासी वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने बिगाड़ने की तरफ। राहुल गांधी, किशोर शर्मा की जीत का आधार भी पासी वोटों पे। दोनों इलाके में 5 लाख के आसपास पासी वोटर हैं। अमेठी में भी 4-4.5 लाख पासी वोटर माना जाता है और रायबरेली में भी 5 लाख के आसपास पासी वोटर हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की सियासी मजबूरी भी है। और अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा से संजीवनी, खासतौर से जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद से आप देखें कि राहुल गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, जो अभी आप बात कर रहे हैं सौरभ भाई, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़, अगर देखा जाए तो उनका रायबरेली का चौथा दौरा या तीसरा दौरा है। पिछले अगर 2 महीने की अगर हम बात करें, 3 महीने में, तो ये कम से कम 5 से 6 मरतबे उत्तर प्रदेश का वो दौरा कर चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इससे क्या है, क्योंकि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव के नतीजे इस तरह से आए हैं, उसको दोबारा से खड़े होने का मौका मिल सकता है। और इसमें खास तौर से जो पासी वोटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि कांग्रेस का एक समय परंपरागत वोट रहा है और ये कांग्रेस के कमजोर होने पे बीएसपी के साथ चला गया था, लेकिन किसी का स्थायी वोट बैंक नहीं रहा। कांग्रेस से छिटका तो सपा में आया, सपा से छिटका तो बीजेपी में आया और इस बार फिर इंडिया गठबंधन में आया। तो वो लगता है राहुल गांधी को कि ये वोट ऐसा है जिसके के सहारे हम दोबारा से उत्तर प्रदेश में खड़े हो सकते हैं, उभर सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने जो अर्जुन पासी के पक्ष में खड़े होकर और जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, वो मुझे संकेत दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं दोबारा से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी होना चाहती, इसीलिए वो पासी की राजनीति को कर रही। बिल्कुल। और जैसी मुलाकात हुई है, ऐसी मुलाकातों के एक लंबा संदेश होता है, जिसको आप देख सकते हैं कि दूरगामी राजनीति के लिहाज से कांग्रेस के लिए ये फलदायी साबित भी हो सकता है। और जहाँ तक पासी वोटरों की बात है, तो ऐसे ही एक नेता अवधेश पासी, जो कि अयोध्या फैज़ाबाद लोकसभा से सांसद बने और जैसे उनको एकदम ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आप देखिए संसद में, वो अपने आप में अद्भुत है। तो कहीं ना कहीं जो पासी समाज है, पासी वोटर, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कबूल जी, कि कैसे उसका छिटकाव हुआ बीजेपी से, पूरा छिटकाव नहीं हुआ मगर एक बड़ा चंग टूट के वो गठबंधन की तरफ। सौरभ भाई, अगर बात करें हम, देखिए कि उत्तर प्रदेश में पासियों की समुदाय की जो जनसंख्या है वो 3% है, लेकिन वो जहां हैं वहां निर्णायक भूमिका में है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 3% पासी समुदाय है, लेकिन उसे सांसद कितने हैं? 8 जीत के आए हैं। 5 जो है इंडिया गठबंधन से हैं और 3 जो हैं वो बीजेपी से जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पासियों की ताकत क्या है, कि इतना 8 सांसद जीतना उत्तर प्रदेश में बड़ी अहमियत रखती है, खासतौर से 3% आबादी वाला। जाटो 12% है पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी का, एक सांसद खाली चंद्रशेखर जीते हैं। लेकिन मसला यह है कि पासी जो है उसके साथ सबसे बड़ी बात है वो किसी का एक वोट बैंक नहीं है। जिस तरह से जाटो समुदाय है वो बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है और ऐसे में दूसरे वोट बैंक के साथ उसके समीकरण नहीं बन रहे हैं। लेकिन पासियों के साथ यह है कि पासी बीजेपी के साथ जाता है तो उसके साथ अपर क्लास और पासी वोट मिलकर जीत का आधार बन जा रहा। सपा के साथ क्या हुआ कि सपा के साथ भी यही तरह का फार्मूला बना। आप देखिए अवधेश पासी की जो जीत है, निश्चित तौर पर अवधेश पासी को जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक खास तौर से दलित चेहरे के तौर पर और पासी चेहरे के तौर पर प्रमोट करे, अखिलेश यादव हर जगह उनको साथ मिले रहते हैं, उसको जारिए बीजेपी पे कटाच भी करते हैं, संसद में बिल्कुल अपने बगल में बैठाते हैं, जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए बड़ी लंबी फहरिस्त है। इंद्रजीत सरोज जैसा दिग्गज नेता सपा के पास है, आर.के. चौधरी लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद बने हैं वो हैं, और जो अर्जुन पासी की हत्या हुई है उसमें जो सपा ने अगर अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा भी है तो वो जो है उनकी नेतृत्व में भेजा है।
तो आर के चौधरी के नेतृत्व में भेजा है, तो आप समझ सकते हैं उसके क्या निहितार्थ हैं। एक चीज, दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस दरअसल समझ रही है कि अगर हम कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में उभरना है, और दलित वोट एक समय लंबे समय तक कांग्रेस का रहा, लेकिन जाटो वोट का अभी छिड़काव अभी भी लग रहा है कांग्रेस को, सपा को, कि इतनी आसानी से जाटो बसपा से अभी नहीं छिटकेगा। ऐसे में पासी वोट है जिसको सॉफ्ट टारगेट है, इसी को टारगेट किया जा सकता है, और बीजेपी भी इसी वोट को टारगेट की थी, और उनको लगता है ये गैर जाटो जो दलित पॉलिटिक्स रही है उसमें हम पासियों को फोकस करें, जीतें। आप देखिए पूरे अवध में सीतापुर, मिश्रिक, हरदोई, लखनऊ, इसके बाद रायबरेली, फैजाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इन इलाके में पासी वोटर बड़ी संख्या में है, जो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए विधानसभा के लिहाज से हम देखें तो 103 वोटों पे जो दावा किया जाता है कि पासी वोटर निर्णायक है, जिसमें 70 सीटें तो ऐसी जहां पासी जीतने की कुवत रखते हैं या किसी को जिताने की कुवत रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पासियों को लेकर जो जिस तरह का सपा हो या कांग्रेस हो, दोनों का जो फोकस है वो इसीलिए है क्योंकि वो उनको लगता है कि 2027 का जो चुनाव है, अगर पासी वोट हमारे साथ जुड़ा और जो यादव मुस्लिम के साथ एक नया पासी वोट कोर वोट बैंक तरह का जो भी बीजेपी के साथ भी अभी उसका अभी ऐसा नहीं पूरा छिटका हो गया, अगर वो आ जाता है तो उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की राह आसान हो सकती है। बिल्कुल, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में खास तौर पे एक खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि लगातार वैसे ही चाहे 69,000 भर्ती वाला मामला हो, उसको लेकर आंदोलन चल रहा है, उसमें आरक्षण को लेकर गड़बड़ी के जो आरोप थे वो हाईकोर्ट में सही साबित हुए, उसको लेकर रिव्यू है, नई मेरिट लिस्ट आनी है, उसका विवाद चल ही रहा है। SC ST आरक्षण में जो बदलाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं उसको लेकर विवाद भारत बंद चल ही रहा है। लेटरल एंट्री वाला मामला आया, उसको लेकर विवाद चल ही रहा था, भर्ती वो वाली वापस लेनी पड़ी, तो लगातार विवाद जारी है। ऐसे में बीजेपी अब अपने संगठनात्मक चुनाव की तरफ बढ़ रही है, साथ ही उसने अपने विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों को, सबको टारगेट दे दिए हैं आने वाले उपचुनाव से पहले कि कितने सदस्य आपको अपने साथ शामिल कराने हैं। बड़ा टारगेट है और जाहिर सी बात है कि इसके ज़रिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट, थोड़ा सा मोबिलाइज भी करना चाहेगी, ये भी देखा जा रहा है इसमें। सौरभ भाई, निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए निश्चित तौर पे लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं जी। और अगर अब खास तौर से जो आपने कहा बाईपोल चुनाव होने हैं 10 सीटों में, उसके बाद फिर 2027 का चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव नतीजे आने के साथ ही गर्म हो गया है। बीजेपी ने को लग रहा है कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, अगर यही नतीजे 2027 में रहें तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। 224 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। अगर हम लोकसभा नतीजों को विधानसभा के से रियलाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो लगता है कि बीजेपी है इंडिया गठबंधन 224 से 25 सीटें जीत सकती है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए एक बड़ा टास्क है। ऐसे में बीजेपी के जो खास तौर से संगठनात्मक चीज़ें हो रही हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उससे पहले जो कल कांग्रेस बीजेपी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक किया। बैठक करने के बाद उन्होंने अपने जो सांसद हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सबको एक नया टास्क दिया है। उस टास्क में अगर आप देखें तो सांसदों को दिया है कि आप हर सांसद उत्तर प्रदेश में 20,000 नए सदस्य बनाएगा। आप सोचिए कि जो पुराने सदस्य हैं उनको नहीं, नए सदस्य बनाने हैं। एक विधायकों को दिया है 10,000 का। इसी तरह से जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी टास्क फिक्स किए हैं। इसके अलावा जो मोर्चा हैं, अलग अलग मोर्चे हैं, चाहे वो युवा मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, इन मोर्चाओं को भी एक लंबा टारगेट दिया गया है और बनाने का। निश्चित तौर पर उनको लग रहा है कि क्योंकि इससे एक मैसेजिंग होती है, खास तौर से जो कार्यकर्ताओं में मनोबल टूटा है उसमें होगा। और ये पहली बार देख रहे हैं कि मतलब बीजेपी अपने नेताओं को टास्क देती रही है कि आप ऐसा करें, लेकिन ये मेंबर बनाने का जो टास्क है, nया मेंबर बनाने का टास्क है, ये निश्चित तौर पे है। और ये एक्सरसाइज आज जो है कल से शुरू हो रही है। पहले कल जो है, अगर आप देखेंगे तो कल पहले जो हर विधानसभा क्षेत्र में जो इनके मंडल वाइज जो बैठकें हैं, संगठनात्मक बैठक हैं, वो कल होंगी। 2 दिनों का है, 24 तारीख से 22 से 24 के बीच संगठन बदलाव है। उसके बाद प्रदेश स्तर पे है। फिर जो है 1 सितंबर से सदस्यता अभियान बीजेपी का शुरू होना है और उस 1 सितंबर से लेके वो लगातार चलेगा। और ऐसे में बीजेपी ने जो टास्क दिया है, अब उनके सांसदों को, विधायकों को, या जो बीजेपी से जीते नगर पालिका अध्यक्ष या वार्ड मेंबर या नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको खासतौर से निगम के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको भी दिया गया है। वो जाना होगा, अब उनको ज़मीन पर उतरना होगा,
गांव-गांव जाना होगा, कार्यकर्ता बनाना होगा। वो अब वो कैसे बनाते हैं, कितना बनाते हैं, एक तरह से बीजेपी अपने लोगों को ये नया टास्क दिया है, कौन कितना पूरा करता है ये सौरभ भाई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए वो सक्रियता को बीजेपी बनाना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि बीजेपी कैसे ज़मीन पे है और उसके प्रतिनिधि, उसके नेता वो कैसे जाके जनता के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा ये है कि बाई पोल से पहले जो अभी खासतौर से उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव होने हैं, आप देखिए कि उसके कैसे कैसे अलग मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है, लगातार हर हफ्ते योगी आदित्यनाथ अपनी जो जिम्मेदारी वाली सीटें हैं उस पर दौरे कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी एक ज़मीन पे दिखाना चाहती है कि वो पूरी तरह सक्रिय है और कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में वो बनाना चाहती है, इसीलिए वो मेंबरशिप का एक नया टास्क दिया है। निश्चित तौर पे ये जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं उनके लिए बड़ा टास्क है, कौन पूरा कर पाता है कि नहीं, इस पे भी खड़े होगा। बिल्कुल, हालांकि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की बात, तो वहां पर कार्यकर्ताओं को इंतजार एक चीज का और है कि जो राजनीतिक भर्ती जिसमें चर्चा भी की थी कि 11,000 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां हैं जो कि बाकी हैं, जिसका कार्यकर्ताओं को इंतजार भी है। आप समझिए पिछले 1-2 कार्यकाल से इस तरह की भर्तियां अटकी हुई हैं और वो एक बड़ा चर्चा का विषय भी है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, जो उनको बड़ा इंतजार भी है उस चीज़ का। अब उपचुनाव उम्मीद थी कि हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर के चुनाव इसके साथ हो जाएंगे, वो तो हुए नहीं, अब आगे होंगे, तो उनका इंतजार अब अगर उपचुनाव के लिहाज से मामला अटका है तो और बढ़ गया है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना भी आसान रहने वाला नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में चुनौती चल रही है। आपने कहा ना कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना आसान नहीं, निश्चित तौर पे आप देखिएगा अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में बीजेपी ऐसी उलझी हुई है जिसको सुलझाने की एक डोर सुलझा रही, दूसरी डोर उलझती जा रही है। दूसरी तरफ आपने देखा कि जो चुनाव की उम्मीदें की जा रही थी कि हरियाणा के साथ हो सकती है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव ना होकर बीजेपी को थोड़ा सा काम करने का और मौका मिल गया है कि वो अगर वो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ, क्योंकि सचिवालय ने तो हर विधानसभा के सचिवालयों ने अपने अपने भेज दिया है कि चुनाव होने चाहिए, अब वो चुनाव आयोग के ऊपर है कैसे तैयारी। लेकिन अगर महाराष्ट्र और झारखंड के साथ जो कि 2 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाने हैं मुझे लगता है, लेकिन बीजेपी को एक अच्छा खासा काम करने का मौका मिल गया है, उन जगहों पर माहौल बनाने का। इसी बीच में मेंबरशिप का होगा। दूसरी तरफ जो आपने कहा नियुक्तियों का, नियुक्तियां भी हैं। मुझे लगता है कि अब नेता और सांसद जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नए सदस्य बनाएंगे तो उनको भी एक नया आश्वासन देके आएंगे, क्योंकि अगर आप आश्वासन नहीं देंगे और फिर तो अपना टास्क कैसे पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि उससे जरिए भी मोबिलाइज करने का मौका बीजेपी को। बिल्कुल मौका तो है, अब मौका कितना बना पाएंगे, कितना कार्यकर्ता ये जो नए सदस्य बनने हैं वो इस मैसेज को समझ पाएंगे, देखने वाला होगा। बाकी यूपी है, तमाम राजनीति होती रहती है, राजनीतिक अपडेट्स हम तक आते रहते हैं, आप तक ऐसे हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।